Hello students, I have already given you an introduction to this chapter. Why is this chapter in your syllabus? I have also given you the chronicle order of the sequence of the events that happened during the French Revolution. Today I am going to start with the very first thing. I will start from the year 1774, explaining you the events that happened during the 1774 era time period, and also will be trying to clarify the term the feudal law or the old regime. Your NCERT book starts with the event that happened in the year 1789, that is the fall of the Bastille prison. This topic I will be taking after this. I have done this because I want you to learn each and every event in a very chronicle order so that it will be very easy for you to memorize. If I fluctuate between present and past, past and present, it will be more confusing for you and it will be very tough for you to memorize the events very easily. So, I am starting the chapter with 1774, and we know in the year 1774, Louis XVI of Bourbon dynasty ascended to the throne. He became the king at the age of only 20 years, and then he married an Austrian princess, Marie Antoinette. This was very much easy, very festive. France was enjoying the festival season of the royal marriage and everything. But soon after, Louis XVI realized that his treasure was empty. लुइस 16 ये चीज़ रियलाइज़ कर गया कि उसका जो ट्रेजर है, रॉयल ट्रेजरी है, वो खाली है. बिकॉज फ्रांस इससे पहले लॉन्ग वॉर्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा है. ऊपर से उसका एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चीला उसका पैलेस है. इस चीज़ को मेंटेन करते करते बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो खाली हो गया है और रॉयल ट्रेजरी जो है बहुत एम्प्टी है. इस चीज़ में आपको एक नया चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, नया चीज़ जो आपकी बुक से हट करके है. If we compare different kingdoms or different places in the world, you'll find France as one of the most expensive regions. Till date, जो फ्रांस का एरिया स्पेशली पेरिस is one of the most costliest cities in the world. बहुत कॉस्टली जगह है बिकॉज ऑफ हाई एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ वो लोग जीते हैं. तो लुइस 16 जब वो पावर पे आया, उसने देखा कि जो फ्रांस का ट्रेजरी है वो खाली है. बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारा उसका एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था, वो सब में पैसा उसका ड्रेन आउट हो चुका है. अब उसको पैसे चाहिए था इन ऑर्डर टू रन द पैलेस, इन ऑर्डर टू रन द स्टेट ओन्ड institutions, educational institutions. Apart from this, he had one more thing in mind. उस टाइम पीरियड में there was also a concept for colonialism. वहाँ पे एक कॉलोनियल कंसेप्ट भी था जहाँ पे जो कंट्रीज थी वो अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करती थी छोटे छोटे देशों को कैप्चर करके. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ब्रिटेन था, इट वाज एन आर्क राइवल ऑफ फ्रांस. ब्रिटेन और फ्रांस में कॉम्पिटिटिवनेस था, कंपटीशन था. एंड उस समय जो ब्रिटेन का जो कॉलोनियल एरिया था दैट वाज बेसिकली इन अमेरिका. अमेरिका की उस समय 13 कंट्रीज जो थी, they were fighting against the Britishers to gain their independence. And France को ये मौका बहुत अच्छा मिला. And under Louis 16, फ्रांस ने क्या किया, इन 13 अमेरिकन कंट्रीज़ को मदद किया कि वो ब्रिटिश से अपनी आज़ादी पाले, by providing them ammunitions, by providing them food, by providing them techniques to fight. In order to help the American countries, Louis 16 ने क्या किया था, अपने ही स्टेट के अपनी स्टेट के एरिस्टोक्रेट से या फिर रिच पीपल से उसने 2 बिलियन लीवर का लोन लिया था. ही टुक 2 बिलियन लीवर लोन. ही हेल्प 13 अमेरिकन कंट्रीज टू गेन इंडिपेंडेंस. समझा दिया मैंने. ही टुक 2 बिलियन लीवर. लीवर इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस. लीवर लोन उसने लिया लोगों से ताकि वो अमेरिका के कंट्रीज़ को हेल्प कर सके, ब्रिटिश को कमज़ोर कर सके. उसने ब्रिटिश को कमज़ोर कर दिया. बट जिन लोगों से उसने लोन लिया था, अब उन्होंने उस पैसा को वापस मांगना स्टार्ट किया और 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया लुइस 16 को. लुइस 16 जो था उसको बहुत टफ हो रहा था स्टेट को रन करने के लिए. एंड इन ऑर्डर टू रीपे द डेप्ट, in order to repay the loan amount,
he had to introduce a new tax. ये जो न्यू टैक्स का इंट्रोडक्शन है वही एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का इमीडिएट कारण बना, वही से फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा पहला इमीडिएट कारण वॉज द फॉल ऑफ द बेस्टर्न प्रेजेंट कहते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. अब इससे पहले कि हम ये समझें कि उसका टैक्स इंक्रीज करना लोग क्यों भड़क गए, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पहले उस टाइम पीरियड के फ्रांस के सोसाइटी को समझें. जब तक फ्रांस की सोसाइटी को हम नहीं समझेंगे तब तक आगे चीज़ हम समझ में नहीं आएगी कि लोगों ने रिवॉल्ट क्यों किया, लोगों को तकलीफ क्या था. इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने अलग से आप लोग को आई एम सॉरी अलग से मैंने आप लोग को द फ्यूडल सिस्टम समझाने की कोशिश किया है. फ्यूडल सिस्टम जिसको हम फ्यूडल मतलब था ओल्ड, इसको ओल्ड रेजाइम भी कहते हैं, पुराना शासन का तरीका. इसका पहला पॉइंट ये पॉइंट्स में समझाने की कोशिश किया है. पहला पॉइंट्स क्या है, किंग एज डिवाइन अथॉरिटी बाय बर्थ हु शुड नॉट बी क्वेश्चनड. उस समय फ्यूडल लॉ में था कि जो राजा है वो कहीं ना कहीं भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति राजा को क्वेश्चन नहीं कर सकता. दैट मीन्स द रूल ऑफ द किंग शुड नॉट बी क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चनिंग किंग वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी मीन्स गोइंग अगेंस्ट वंस रिलीजन, अपने ही धर्म के खिलाफ जाना. तो क्वेश्चनिंग किंग वॉज लाइक क्वेश्चनिंग गॉड. ये पहला था फ्यूडल लॉ. सेकेंड क्या था, द सेग्रीगेशन, पार्टीशन या फिर सेपरेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस. पहला सेक्शन है दे वर कॉल्ड क्लर्गी. क्लर्गी मतलब पीपल ऑफ चर्च या पीपल रिलेटिंग टू चर्च, जो लोग चर्च से रिलेटेड थे. कौन कौन से हो सकते हैं, तो बिशॉप्स हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू द चर्च पीपल. सेकेंड था नोबिलिटी. नोबिलिटी में कौन लोग आते हैं, किंग्समैन जो राजा के लोग थे, नाइट्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए. देन वी हैव द एरिस्टोक्रेसी, जमींदार, द एलाइड पीपल, रिचर पीपल. एंड द थर्ड स्टेट दैट वाज आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस. सबसे लोअर स्टेट आते थे लैंडलेस लेबर्स या फिर लैंडलेस फार्मर्स, वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं. उनसे ऊपर आते थे स्मॉल पीजेंट्स या छोटे मोटे बिजनेसमैन, क्राफ्टमैन्स. उसके अच्छे जो थे एजुकेटेड थे, आर्टिजन्स, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा. बट दे ऑल केम अंडर वन सेक्शन दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्टेट. इसके बाद वी कम हियर, ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स एंड नॉट नोबिलिटी एंड क्लर्गी. ये सबसे गंदा फ्यूडल लॉ था जहाँ पे सिर्फ जो थर्ड स्टेट था उसी को टैक्स पे करना था. जो आपका फर्स्ट स्टेट क्लर्गी है, जो सेकेंड स्टेट नोबिलिटी है, उनको टैक्स एग्जम्पशन मिला था बाय बर्थ. जन्म से ही उनको टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स पे करना था ही नहीं. जो टैक्स पे करता था वो कौन करता था, ओनली द थर्ड स्टेट. ठीक है, और वो एक जैसा टैक्स नहीं पे करते थे. देखो कितना सारा टैक्स पे करते थे. दे हैड टू पे मल्टीपल टैक्सेस. पहला टैक्स दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, सीधा टैक्स पे करना पड़ता था टू द स्टेट या टू द किंग, जो आज के ज़माने में GST कहलाता है. देन टैक्स टू चर्च, जो टैक्स टू स्टेट को पे करता था उसको हम लोग टेली कहते थे. देन टैक्स टू चर्च, तो चर्च को भी उसको टैक्स देना पड़ता था इन फॉर्म ऑफ टीथस. और टीथस क्या था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एनसीईआरटी बुक में शायद से नहीं दिया हुआ है. दैट इज 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ठीक है, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है फार्मर्स को, पीजेंट्स को, वो या फिर 1/10 के इक्वल जो अमाउंट होता है बाकी लोगों को, थर्ड स्टेट को, वो चर्च को देना पड़ता है. दैट मीन्स जो थर्ड स्टेट है ऑलरेडी राजा को पेमेंट कर रहा था एज टैक्स, डायरेक्ट टैक्स टेली, एंड चर्च को पे कर रहा था एज टीथस. इसके अलावा भी बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स भी था. नमक खरीदो उस पर टैक्स, सामान खरीदो उस पर टैक्स, हम लोग आज भी पे करते हैं. इन सब टैक्सेस के बावजूद जो राजा था, he was trying to introduce one more tax in order to pay the 2 billion livre loan that he had taken in order to free the American nations. इसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा उमड़ पड़ा, लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया. आई गेस ये चीज़ समझ में आ रहा है. बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स नॉट नोट्स, ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा है. नोट्स आई विल प्रोवाइडिंग ऑन योर व्हाट्सएप नंबर ग्रुप वेरी सून. बट आपको अभी इतना ही है कि इस चीज़ को पढ़ लीजिए. इससे पहले जो वीडियो में आपको क्रॉनिकल ऑर्डर समझाया है इवेंट्स का, वो क्रोनोलॉजी एक बार चेक कर लीजिए. एंड फोकस मोर ऑन रीडिंग NCERT बुक्स. जितना आप NCERT बुक्स पढ़ोगे, मेरे दिए हुए नोट्स को पढ़ोगे, उतना चीज़ें क्लियर होंगी. ध्यान रहे, अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. बट मेक श्योर दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू
because this chapter is somewhere or the other, it forms the base of many chapters that you will be reading in class 10th for your board examinations. अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो अगर रशियन रेवोल्यूशन भी कुछ हद तक समझ में नहीं आएगा, रशियन रेवोल्यूशन समझ में नहीं आया तो नाजिज्म कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द वे ऑफ अ स्टोरी.